ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत को कैसा देश माना गया है? तो भारत को माना गया है कैसा देश? तो ये है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है, क्योंकि भारत केवल मैदानी भाग वाला देश नहीं है, केवल पर्वतीय भाग वाला देश नहीं है और केवल पठारी भाग वाला देश नहीं है। भारत जो है वो पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस प्रकार की विभिन्न आकृतियों का समूह है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कौन-सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह पाया जाता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की भूमि किस विशेषता को दर्शाती है? तो भारत की भूमि जो दर्शाती है, वो बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से स्पष्ट किया है कि भारत विभिन्न भौतिक विभिन्नताओं का देश है, जिसमें पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ये मिश्रण है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में भूगर्भीय तौर पर हम बात करें कि भूगर्भीय तौर पर पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग किसे माना जाता है? इसका जो प्राचीनतम भाग है, वो प्रायद्वीपीय पठार का माना जाता है। क्योंकि हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत एक युवा और अस्थिर भू आकृति वाला है। और उत्तरी मैदान की बात करें तो यह नदियों के द्वारा जो जलोढ़ के निक्षेप होते हैं, उनसे बना है उत्तरी मैदान। और थार मरुस्थल आप सबको पता है, यह सबसे बाद में बना है और ये रेगिस्तान का इलाका है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा, ये प्राचीनतम जो भाग है, वो प्रायद्वीपीय का भाग है। बात करें हम प्रायद्वीपीय पठार की, तो यह एक गोंडवाना गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये, ठीक है ना? गोंडवाना लैंड का एक भाग है और ये भारत का सबसे प्राचीन और भूगर्भीय में इसको स्थिरता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि सर पहले आंसर आप मत दिखाएँ, तो पहले आंसर नहीं दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा। आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें, पहले अपने मन से वीडियो को पॉज़ करें, पूरा करने की कोशिश करें। यदि आप इसकी पूरी पीडीएफ चाहते हैं, तो मेरे 7905858205 पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो 6 से लेकर के 12 तक पूरी 10,000 प्लस एमसीक्यू, कितना? 10,000 प्लस एमसीक्यू मैंने फॉर्मेट तैयार किया है, रियल एनसीईआरटी होगा, 6 से 12 तक का एमसीक्यू फॉर्मेट मिल जाएगा। ये ज्योग्राफी के साथ-साथ आपको हिस्ट्री भी प्रोवाइड की जाएगी। हिस्ट्री का भी प्राइस अलग है, इसकी प्राइस अलग है। तो ये दोनों अलग-अलग है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ले लें। आपके 6 से 12 तक बहुत काम करेगा, जिनकी पीजीटी भर्ती हो या जिनका जीएस हो या टियर 4 के लिए 6 टू 8, 9, 10 जिनका हो, ये बहुत इनके लिए कारगर साबित होगी। वो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, साइंस अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को पहले भूमि का कैसा भाग माना जाता था? तो इसको जो माना जाता था, ये था एक प्रकार का बहुत ही स्थिर भाग, ठीक है ना? बहुत ही स्थिर कहने का मतलब ये है, कि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन और जो कठोर और आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है ना, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि पारंपरिक रूप से भूगर्भीय रूप से क्या है, स्टेबल मतलब स्टेबल खंड है ये, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के किन घटनाओं ने प्रायद्वीपीय पठार को स्थिर भाग मानने की धारणा को गलत साबित कर दिया है? ये जो है, ये है हाल के भूकंपों ने। जो भूकंप आया है, वो स्थिरता को खत्म कर दिया है। ये स्थिर भूखंड नहीं है, क्योंकि भूकंप के आने से बाद से इनमें क्या हुआ, इसमें हलचल प्रदान हुई और हलचल ने सिद्ध कर दिया कि जो पूरी गतिविधि है, ये गतिविधि पूरी तरह से स्थल का ये स्थिर भाग नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आपको मेरा सेशन सच में अच्छा लग रहा है, प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दें। अगला पॉइंट है, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी स्थलाकृतियाँ हाल ही में बनी है? मैं आपको बता दूँ, ये पूरा बुक का जो निचोड़ मैं दिया हूँ, ये एक-एक लाइन, यदि आप बिल्कुल भी बुक नहीं पढ़े हैं, तो भी मेरा वीडियो देख कर के आप संतुष्ट हो सकते हैं। एक-एक लाइन का एमसीक्यू फॉर्मेट तैयार किया गया है, आप जाकर के बुक से मिला सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बिल्कुल नहीं इसमें छूटेगा और जो आपके बेसिक चीज़ें हैं, वो भी आपको इंक्लूड करके मिलेगा इसमें। तो
अगला पॉइंट है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी स्थलाकृतियाँ हाल में ही बनी है? इसका जो सही आंसर है, वो है हिमालय और उत्तरी मैदान। अभी हमने पढ़ा कि हिमालय आपका क्या है? नवीन युवा वलित पर्वत है। वहीं बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये काफ़ी प्राचीन भाग है। हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान, आपको उत्तरी मैदान बताया था कि जलोढ़ निछोप निछोप से बनाया गया मैदान है। और जो हिमालय है, एक नवीन वलित पर्वत है और ये टेथिस सागर के ऊपर उठने से ये इसका निर्माण हुआ था। थार मरुस्थल की बात करें, तो ये आपने देख ही लिया कि बहुत बाद में बना है ये। अगला पॉइंट है आपका कि भूगर्भीय अगला पॉइंट देखें कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा भाग है? तो हिमालय पर्वत अभी आपने देखा था कि अभी मैंने बताया था ये प्रकार का अस्थिर नहीं है, ये कि स्थिर और एक बहुत ही पुराना है, ठीक है ना? अभी आपने कहा नवीन वलित पर्वत है, लेकिन ये स्थिर भाग है। क्या है ये? स्थिर भाग है। इसलिए हम बोलेंगे कि सॉरी ये मतलब जो भूगर्भ वैज्ञानिक उनको क्या मानते हैं? ये मानते हैं उनको ये अस्थिर है ये। क्या है? अस्थिर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसलिए सही है। क्योंकि अभी भी इसके निर्माण की प्रक्रिया में है, इसलिए इसको अस्थिर मान रहे हैं। और इसकी वजह है कि भूकंप और भूस्खलन की जो घटनाएँ होती हैं, उसकी वजह से ये अनस्टेबल रहता है। इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला पॉइंट देखें हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की स्थलाकृति को दर्शाती है? तो मैंने बोला है कि युवा यानी यौंग एक युवा स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दें कि युवा स्थलाकृति दर्शाने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखला की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या है? इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ये हमारी जो है युवा की ये है आपकी ऊंचे शिखर, गहरी चोटियां और तेज बहने वाली नदियों के कारण इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्योंकि हम बात करें कि जो युवा स्थलाकृति है उसमें अपरदन की क्रिया काफ़ी तेज़ होती रहती है। इसलिए जिसके कारण कि ये ऊँचे शिखर से मतलब अभी तो ये अपरदित नहीं हुई है, लेकिन ऊँचे से आकर के और ये नीचे की तरफ मतलब कि नदियों के द्वारा निर्मित गहरी गाज़ और घाटियों में तेज़ ढाल के कारण ये बह कर के नीचे आती है। इसलिए बोल सकते हैं कि गहरी घाटियाँ हैं, तेज़ बहने वाली नदियाँ हैं और ऊँचे शिखर हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तरी मैदान किससे बने हैं? तो उत्तरी मैदान जो बने हैं, वो किससे बने हुए हैं? अभी मैंने पढ़ा, ये जलोढ़ के निक्षेपों से बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 12 नंबर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है, ये है आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बनने का मतलब कि ये पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार, हम जान रहे हैं कि ये बहुत ही प्राचीन भूखंड है और जो मुख्य रूप से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, उनमें से जो इग्नियस मतलब आग्नेय और उसके अत्यधिक प्रेशर और मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, ये रूपांतरण होता है। मतलब उसमें जाकर के मेटामॉर्फिक शैलों में ये निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 12 के बाद हम आते हैं 13 नंबर की तरफ। सॉरी 12 ही है, 2 बार है क्या? चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को कुल कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये जो विभाजित किया गया है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है, आप देख सकते हैं कि ये इसको हम 6 भागों में मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 6 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके जो 6 भाग हैं मैं आपको बता दूँ, जैसे हिमालय का पर्वत है, ठीक है ना? वहीं बात करें हम पहला ही हो गया, दूसरा बात करें कि ये उत्तरी मैदान हो गया और तीसरी बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार हो गया। चौथा की बात करें कि भारतीय में जो मरुस्थल है वो हो गए, भारतीय मरुस्थल। 5वें की बात करें हम तटीय मैदान हो गए और छठे की बात करें हम तो द्वीप समूह हो गए। समझ में आया? अगला पॉइंट चलिए देखें हम। चलिए 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो वर्ग है वो भारत के मुख्य भौगोलिक वितरणों में शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है गंगा-सतलुज का दोआब इसके मुख्य भौगोलिक
वितरणों में शामिल नहीं है। हमने तटीय मैदान पढ़ा, हमने द्वीप समूह पढ़ा है, हमने प्रायद्वीपीय पठार की बात की है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हिमालय पर्वत भूगर्भीय रूप से कैसा हुआ? हिमालय पर्वत जो भूगर्भीय रूप से बात करेंगे, तो ये एक प्रकार का यांग है, मतलब कि युवा है। स्थिर तो है ही, अस्थिर मतलब बताया गया अस्थिर है, मतलब ये अस्थिर है। तो स्थिरता इसमें क्या है कि भूगर्भीय स्थिरता नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्राचीन भी नहीं है, ये अपरदित भी नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बोलेंगे कि यांग माउंटेन पर्वत है ये। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, वो कैसी है? आपने देखा ना, अभी मैंने बोला कि फोल्ड माउंटेन है, वनी वलित पर्वत है। क्या है ये? वलित पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी। देखिए, मैं बोला वलित पर्वत का जो निर्माण होता है ना, जब 2 प्लेटें आपस में आकर, एक प्लेट इधर से, एक प्लेट इधर से, 2 प्लेटें आपस आप टकराती हैं, तो टकराने के बाद से कुछ इसके जो पोर्शन होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने के बाद से यहाँ पे जो पर्वत को निर्माण हो रहा है, ये फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। हमने वलित पर्वत का नाम देते हैं। ठीक है ना? मतलब 2, मतलब बोल सकते हैं हम कि एक भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के आपस में टकराने के बाद से बीच में एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ। मतलब एक तरफ से यूरेशियन, एक तरफ से आपके भारतीय प्लेट जो टकराती हैं, ये दोनों ही विवर्तनिक प्लेटें कहलाती हैं। इन दोनों के टकराने के बाद से बीच में क्या होता है, टेथिस सागर का निर्माण होता है, और टेथिस सागर के जो अवसाद है, मतलब वो धीरे-धीरे मुड़ने लगते हैं, और मुड़ करके मुड़ने के बाद से एक वलित का निर्माण कर देते हैं, जिसको बाद में जाकर के हम इसको हिमालय पर्वत का नाम हिमालय पर्वत के नाम से जान रहे हैं, और यही हिमालय पर्वत आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय जो पर्वत है, वो भारत के, आपको पता है कि भारत के उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी से क्या होता है, ये गार्ज लेता है और अरुणाचल प्रदेश में ले आकर के ब्रह्मपुत्र के नदी में गार्ज को गिरा देता है। ठीक है? और गार्ज गिराने तक एक प्रकार का ये एक आर्क के रूप में फैला हुआ है, चाप के रूप में। और यही विस्तार हम बात करें, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में भी है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की हम बात कर रहे हैं इसी में, तो ये सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, क्योंकि सिंधु अब जो पार्ट है ये पार्ट पश्चिम का है, गुजरात में। बात करें हम, तो पूर्व में आपका ब्रह्मपुत्र की नदी में जो है गार्ज का ला करके ये फैलाव कर देता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर की हम बात कर रहे हैं। विश्व में सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, वो कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो क्या है? वो हिमालय पर्वत है। आपको पता है, ऑप्शन नंबर इसको सी है, वो सही जवाब है। अब बात करेंगे हम 18 नंबर की। 18 नंबर कह रहा है, हिमालय की जो कुल लंबाई की बात करें यहाँ पर, तो हिमालय की जो कुल लंबाई है, वो किलोमीटर में कितनी है? आपने मीटर में पढ़ा है, अब किलोमीटर में देखिए, जिसमें एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। हिमालय की जो, अब देखिए क्वेश्चन अलग है, ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमालय की कुल लंबाई वो कितनी है, जिसमें यह केवल एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अर्धवृत्त का जो निर्माण करेगा, वो केवल का केवल 2400 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर की बात करें, वहीं बात करें हिमालय की जो चौड़ाई है, वो कश्मीर में कितनी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा 400 किलोमीटर के आसपास, ऑप्शन नंबर बी। 19 का जो बी है 400 किलोमीटर। अगला पॉइंट है 20 नंबर, कह रहा है कि हिमालय की, क्वेश्चन नंबर है कि हिमालय की जो चौड़ाई है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? हिमालय की जो चौड़ाई है, वो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? ये बहुत कम है, केवल के केवल 150 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर। 20 नंबर के बाद हम 21 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि पश्चिम भाग की अपेक्षा हिमालय के किस भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है? तो ये जो विविधता पाई जाती है, वो है आपके, सबसे ज्यादा विविधता आपके पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, डोंट वरी। अब आते हैं हम आपको लेकर के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
कि देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय जो है, हिमालय को मुख्य रूप से कितने भागों में बाँटा जा सकता है? तो देशांतरी विस्तारों के साथ-साथ इनको 3 प्रकार में कितने? 3 प्रकार में। वो 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो पहला है जिसको हम महान हिमालय का नाम देते हैं और इन महान के साथ-साथ इनको हम एक आंतरिक हिमालय का भी नाम देते हैं। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट होता है दूसरी है अब जिसको हम निम्न हिमालय का नाम देते हैं, इसका निम्न हिमालय है और इसी निम्न हिमालय के साथ-साथ इसको हम हिमाचल भी का नाम देते हैं, हिमाचल। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट है जो, वो है आपका शिवालिक, यानी शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं, ये तीसरी इसकी होती हैं, जो आपका 3 पार्ट है देशांतरी विस्तार के हिसाब से। अगला पॉइंट की हम बात करें, 22 के बाद से 23 आता है। 23 कह रहा है कि जो सबसे उत्तरी भाग में स्थिर श्रृंखला है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं जो सबसे उत्तरी भाग है, उसको बोलते हैं महान या आंतरिक या हिमाद्री। क्या नाम देते हैं इसका? महान, आंतरिक या हिमाद्री। यह एक समांतर श्रेणी में है जो सबसे उत्तरी भाग में है और विश्व की जो सबसे ऊँची चोटी है, इसी में शामिल है। मैं बता दूँ, जो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है ना, वो इसी में शामिल है। 24 की बात करें 24 है कि महान या आंतरिक जो हिमालय है, जिसको हम हिमाद्री का नाम देते हैं, इसकी जो औसत ऊँचाई की बात करेंगे, इसकी जो औसत ऊँचाई है वो कितनी है? इसकी औसत ऊँचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। ठीक है ना? और अभी हम जान लें कि जो हमारी माउंट एवरेस्ट की जो ऊँचाई है वो 8848 है। चूँकि औसत नहीं है बल्कि कुछ-कुछ बढ़ता रहता है, 8850 के आसपास भी मान लिया गया है अब। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो महान हिमालय है इसकी फोल्ड मतलब वलय की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो वलय की प्रकृति असिमेट्रिकल है मतलब असममित है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। असममित का मतलब क्या है? ये वलय है मतलब मुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हिमालय का जो वलय है वो एक समान रूप से मुड़े हुए नहीं है। इसका जो उत्तरी भाग है जिसको हम तिब्बत की बात करेंगे उसका ढलान काफ़ी मंद है मतलब नीचे की तरफ है और वहीं दक्षिणी भाग की बात करेंगे तो वो तीव्र ढाल है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता दूँ आपको कि जो तीव्र है मतलब कि जो सबसे मंद है वो उत्तरी भाग है, जो तिब्बत की तरफ पड़ता है और जो सबसे मंद भाग है, जो दक्षिण की तरफ पड़ता है, उसका ढाल बहुत तेज़ है। यानी इसका जो दक्षिण वाला भाग है, उसका ढाल तेज़ है। ढाल तेज़ है। किसके तरफ वाला? तो ये आपका जो उत्तर वाला है, सॉरी दक्षिण वाला, ठीक है ना? दक्षिण वाला। अगला पॉइंट हम देखते हैं 25 के बाद से 26 नंबर। 25 के बाद से 26 नंबर देखें, हिमालय के इस भाग यानी महान हिमालय की बात कर रहा है, इसका जो क्रोड है मतलब इसको हम कोर का नाम देते हैं, वो किस चट्टान से बना हुआ है? वो किस चट्टान से बना हुआ है? तो ये तो ऑप्शन बेसाल्ट नहीं होगा और शादी भी नहीं है बलुआ। आपका जो डी ऑप्शन दिया होगा, मेरे ख्याल से ग्रेनाइट होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेनाइट इसका सही आंसर है 26 नंबर। 26 नंबर क्या होगा? ग्रेनाइट, बिल्कुल सही आंसर है। ग्रेनाइट इसका सही जवाब है। मतलब हम जान गए ना कि जो महान और आंतरिक हिमालय वो किस प्रकार के चट्टान है उसमें तो ग्रेनाइट है सबसे ज़्यादा। यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसमें बहुत सी प्रकार की हिमानियाँ जो है ना ग्लेशियर्स हैं वो निकलते रहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चले हम। अगला पॉइंट है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपको पता है? माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा नेपाल में। ये नेपाल का पार्ट है, ठीक है ना? ये नेपाल में देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें यदि हम बात करें, तो भारत में हम बात करें कि भारत में जो कंचनजंगा है, मतलब आंशिक रूप से बात करें और जो नंगा पर्वत है, वो जैसी ऊँची-ऊँटियाँ हैं, लेकिन एवरेस्ट नहीं है। और हम बात करें चीन की, तो चीन में एवरेस्ट की सीमा जो है, वो तिब्बत और नेपाल दोनों के साथ लगती है। तिब्बत और नेपाल दोनों के साथ लगती है, तिब्बत और नेपाल, ठीक है ना? वहीं नेपाल की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, ये सही है इसका। और ये चीन और नेपाल दोनों के बॉर्डर के बीच में मान सकते हैं कि वहाँ पर ये स्थित है। भूटान की बात करें तो भूटान में स्थित जो सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम बता दूँ आपको हम, उसका नाम है ग्याला पेरकून, ठीक है ना? और बात करें आपसे भारत की, ये आपको कमेंट करके बताना है, भारत में स्थित सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? क्या कंचनजंगा है? नंगा पर्वत है? क्या है? आपको आंसर देना है इसको कमेंट बॉक्स में। 27 नंबर 27 नंबर देखिए मिल ही गया आपको। अगला पॉइंट है 27 नंबर कि कंचनजंगा जो है वो किस देश में स्थित है? तो कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा भारत में। ये भारत में पूर्ण रूप से स्थित है
वहीं बात करें नेपाल में, तो नेपाल में आपको एवरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं धौलागिरी की बात करें, तो धौलागिरी भी आपको नेपाल में। वहीं बात करें हम अन्नपूर्णा की, अन्नपूर्णा भी आपको नेपाल में देखने को मिलता है। चीन की बात करता है, चूँकि हम मान सकते हैं कि मैंने भारत की बात किया, तो कंचनजंगा चूँकि मैं बात करूँ कि ये विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है, विश्व की ये 3rd नंबर की सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है ना? और ये भारत में कहाँ है? तो भारत में सिक्किम राज्य में है। कहाँ है ये? भारत के सिक्किम राज्य में है, ठीक है ना? चूँकि इस समय इसको हम सबसे ऊँची चोटी के नाम से जानते हैं। हालाँकि हम केटू गेड कार्डविन का नाम देते हैं, चूँकि केटू कार्डविन हमारे भारत में पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, इसलिए इसको हम ऊँची चोटी नहीं मान सकते हैं। तो कंचनजंगा को ही इस समय भारत की सबसे ऊँची चोटी का नाम देते हैं, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है और विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। पाकिस्तान की बात करें, तो हाँ, यही रीज़न है कि जो केटू गार्डविन है ना, केटू गार्डविन के नाम से जानते हैं, गार्डविन ऑस्टिन, वो और नंगा पर्वत के कुछ हिस्से जो होते हैं ना, नंगा पर्वत की बात करें हम, नंगा पर्वत, इनके जो कुछ हिस्से हैं, वो भारत में भी हैं और आपके पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान और भारत दोनों में पड़ने की वजह से हम इसको ऊँची चोटी तो है ये, लेकिन भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं और भारत की सिस बात किया जाए कि भारत में स्थित है कंप्लीटली, तो वो है केवल कौन-सा है? तो कंचनजंगा है। चारों ऑप्शन क्लियर है? तो अन्नपूर्णा की बात किया, धौलागिरी बात किया तो नेपाल में है। इसके साथ-साथ जितना मुझे जानकारी है, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं वहाँ तक आपको बताऊँगा। वहीं धौलागिरी की बात करें हम, अभी बताया कि जो धौलागिरी शिखर है, इसकी ऊँचाई कितनी है? अभी बताया धौलागिरी कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊँचाई जो है ना, वो 8172 मीटर है और इसको बता दें ये इसकी एक और जानकारी मैं आपको बता दूँ, ये विश्व की 7वीं सबसे ऊँची चोटी है। कौन-सी? विश्व की 7वीं सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है ना? अब आते हैं हम आपको 30 नंबर की तरफ लेकर के। 29 के बाद 30 की बात करें। हिमालय पर्वत की जो महान श्रृंखला है, वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे इसका प्रवाह होता है। इससे इसका प्रवाह जो होगा, वो बहुत सी हिमानियों हिमानियों का मतलब बहुत सी ग्लेशियरों से होकर होता है। बात करें हम वर्षा जल का, तो जो वर्षा जल होता है, वो कम ऊँचाई पर नदी के प्रवाह का स्रोत होता है, लेकिन हिमालय में महान हिमालय में नहीं जाता है। दूसरा बात करें भूमिगत जल का, ये जल सामान्यतः मैदानों और पठारी क्षेत्रों में होता है, तो पर्वतीय इलाकों में तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। मौसमी झरनों की बात करें कि जब आपका मौसम होता है, जैसे आपके बर्फ पिघलेगा, जब भी बर्फ पिघलना हो जाए मतलब सक्रिय हो जाएगा, तो एक्टिव होगा, तो उसमें से क्या होगा कि जो महान हिमालय से मिलने वाली जो बारहमासी नदियाँ होती हैं, मतलब कि जो हमेशा मतलब जल से भरी रहती हैं, वो उनसे होकर के निकलती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा वो सही है। क्यों? क्योंकि ये बर्फ से ढकी रहती है और इसका प्रवाह होता रहता है। किससे? तो जो ग्लेशियर हैं उससे। बात करें हम 31st की। 31st क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि जो हिमाद्री है मतलब इसको महान हिमालय का नाम देते हैं, कि दक्षिण में स्थित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसका जो ऑप्शन है आपके सामने, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ऑप्शन आपके सामने है, 31st का ये ऑप्शन है। आंसर तो आपको दिख गया है। ऑप्शन जो है आपके हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बता दूँ जो हिमाचल और निम्न हिमालय है, वो हिमालय और शिवालिक, क्या बोल रहे हैं हम? हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच में एक समांतर श्रेणी है ये, ठीक है ना? समांतर श्रेणी। काराकोरम की बात करेंगे, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिमालय है ये? ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन-सा है? तो काराकोरम है और ये भारत के कहाँ है? तो भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। क्लियर है? वहीं बात करेंगे आपकी हम, तो ट्रांस हिमालय क्या है? एक महान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है? महान हिमालय जो उत्तर में जो आपकी बात करें हम कि ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है ना? और यही बात करें हम कि अ, अगला पॉइंट शिवालिक की, तो शिवालिक सबसे बाहरी श्रृंखला होती है, ठीक है ना? और ये महान हिमालय के तुरंत दक्षिण में नहीं है, ठीक है ना? इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय या निम्न हिमालय श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्य रूप से किन शैलों से हुआ है? तो ये अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित रूपांतरित शैलों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है। बात करें हम आग्नेय और बैसाल्ट शैलों की, तो ये महान हिमालय जिसमें हम जान रहे हैं कि ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है, यानी ग्रेनाइट पत्थरों से बना है ये।
प्रायद्वीपीय पठार की ये विशेषताएँ हैं, चूँकि ये दोनों बी जो है वो चूना पत्थर और संगमरमर शैलों से जो आपका जो इसका जो ऑप्शन इसके बारे में हम बताएँ, तो ये रूपांतरित शैलें हैं लेकिन कुछ हिस्सों में पाई जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बात करें तो ये संपीड़ित और रूपांतरित शैलों का ही श्रृंखलाओं का निर्माण इन शैलों से हुआ है। जलोढ़ निक्षेप की बात करें तो ये हमने देखा कि उत्तरी मैदानी जो भाग है और शिवालिक श्रृंखलाएँ हैं वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। अब आते हैं हम आपको 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर के। 33 नंबर है, कोहरा पॉइंट की निम्न हिमालय जिसको हम हिमाचल की ऊंचाई कितने मीटर के बीच है? ये बात करेंगे हम, तो ये जो पहला ऑप्शन है 1500 और 2000 मीटर के बीच में। दूसरा है 3700 मीटर और 3500 मीटर 4500 मीटर के बीच में। यही ऑप्शन आपका सही है। जो निम्न हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग 3700 लेकर के 4500 मीटर के बीच में स्थित है। ठीक है ना? हम बात करेंगे कि ये 6000 से लेकर के 7000 मीटर की, तो ये जो हिमाद्री है, हिमालय है, इनकी ऊंचाई की बात की है इसमें आती है ये जिक्र 6000 से 7000। और लगभग 900 मीटर से लेकर 1000 मीटर की बात करें, तो इसकी जो आती है ये लगभग शिवालिक श्रृंखलाओं की औसत ऊंचाई है। जो शिवालिक श्रृंखला है ना, इनकी ऊंचाई जो है वो देखने को मिलती है 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच में। तो जो सही आंसर है इसका वो है आपका बी 3700 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में। 34 की हम बात करेंगे कि निम्न हिमालय जिसको हम हिमाचल की औसत चौड़ाई कहते हैं वो कितनी है? तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो देखने को मिलती है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, जिसको निम्न हिमाचल को हिमालय को नहीं हिमाचल का नाम देते हैं। ठीक है ना? जो कि चौड़ाई 10 किलोमीटर तो हो ही नहीं सकती, बहुत कम है। 50 किलोमीटर इसका सही जवाब। बात करें 150 किलोमीटर की, तो ये जो हमारा जो पूर्वी हिमालय है, जिसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है, और निम्न हिमालय हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वो 150 किलोमीटर तक का जो है वो पूर्वी हिमालय है। वहीं 400 किलोमीटर की बात करेंगे तो ये पश्चिमी है। और पश्चिमी कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में लगभग हमने पढ़ा था जो हिमालय की चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका जो आंसर है निम्न हिमालय का वो 50 किलोमीटर के आसपास है, ऑप्शन नंबर बी। 34 के बाद पे 35 नंबर की बात करें, 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर कह रहा है कि निम्न हिमालय में सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन-सी है? तो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला की बात करेंगे, इसका जो सही आंसर है वो पीर-पंजाल श्रृंखला है। पीर-पंजाल श्रृंखला। चलिए एक-एक ऑप्शन से बढ़ते हैं। धौलाधार श्रृंखला की बात करें, तो हिमालय का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन ये सबसे लंबा नहीं है। क्लियर है बात? महाभारत श्रृंखला की बात करेंगे, तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? नेपाल में स्थित है। और ये नेपाल में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, लेकिन पीर पंजाल से इसकी लंबाई कम है। ठीक है? बात करेंगे हम कुनलून श्रृंखला की। तो जो कुनलून श्रृंखला है, ये ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है ना? तो जो ऑप्शन है आपका पीर पंजाल, ये सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब आपको बताना है कि जो पीर पंजाल है, इनकी लेंथ कितनी, इनकी लंबाई कितनी है, ठीक है? पीर पंजाल आपका लघु हिमालय का ये भाग है, ठीक है ना? पूछता है ये लघु हिमालय का भाग है पीर पंजाल। और हम इसकी औसत मतलब लंबाई की बात करें, तो लगभग 320 किलोमीटर के आसपास है। और यह झेलम नदी से ऊपर ब्यास नदी तक आकर के फैला हुआ है। अब आते हैं हम आपको 35 के बाद से 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर है कि जो आपका निम्न हिमालय है, निम्न हिमालय में स्थित कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तभी मैंने निम्न का मतलब कि लघु हिमालय जो है, वो पीर पंजाल, धौलाधर, वहीं महाभारत की श्रृंखलाएँ, ये सभी के सभी निम्न हिमालय के पार्ट हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है? वहीं सुलेमान और किरधर की बात करें, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। वहीं काराकोरम और लद्दाख की बात करें, तो ये ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उत्तर का जो भाग होता है ना, हिमालय का जो उत्तर का भाग होता है, उत्तर का, वो ट्रांस हिमालय होता है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम और लद्दाख। वहीं कुनलून की बात करेंगे, तो कुनलून और कैलाश की बात करेंगे, ये भी आपके ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। और ये हम बात बोल सकते हैं कि ये तिब्बत में लगभग इसकी स्थिति पाई जाती है।
अब बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है, तो हिमालय की ये निम्न हिमालय मतलब जो हिमाचल का पार्ट है वो निम्न हिमालय के अंतर्गत आता है, उसका ये पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी। महान हिमालय के हिमाद्री का नाम देते हैं और इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सी गहरी घाटियां होती हैं, ठीक है। लेकिन ये घाटियां आबादी के रूप के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक में आपकी दून प्रकार की घाटी पाई जाती है, दून घाटियां पाई जाती हैं इसमें। लेकिन जो कुल्लू और कश्मीर है, इसमें जो आपकी बड़ी बड़ी घाटियां हैं वो घाटियां यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है ना, छोटी मिलती हैं। वहीं ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है और इसमें किसी प्रकार की घाटी शामिल नहीं है, यानी किसी प्रकार की आवासीय सुविधा नहीं है यहाँ पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझा पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। आपको देखिए यदि 6 से लेकर के 8 तक आपको एमसीक्यू फॉर्मेट तैयार किया गया है, एमसीक्यू फॉर्मेट तैयार किया गया है, जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों की। यदि इन दोनों को लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एमसीक्यू हिस्ट्री की बात करेंगे तो 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। वहीं एमसीक्यू हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 9,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। इन दोनों को साथ लेने पे कॉम्बो ऑफर सुविधा उपलब्ध है जो 149 में केवल मिल जाएगा। इसके लिए आपको 7905858205 पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अगला चलते हैं हम 39 की तरफ। कह रहा 39 नंबर कि जो शिवालिक श्रृंखला है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास। 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 39 के बाद से 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शिवालिक श्रृंखला है उसकी ऊंचाई कितने मीटर के बीच में है। इसकी ऊंचाई शिवालिक की मैंने आपको बताया था लगभग 900 से लेकर के और 1100 मीटर के बीच में जो शिवालिक की श्रेणी की रेंज होती है वो पाई जाती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया भी है उत्तर में, ठीक है ना। अब आते हैं 41। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में जैसे मैंने उत्तर लिखा हुआ है उत्तर के साथ मिलेगा, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। शिवालिक जो श्रेणियां हैं श्रृंखलाएं हैं वो उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में किन चीजों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। तो जो है वो बनी हुई है किसकी, ये बनी हुई है जो नदियों के द्वारा अवसाद हैं उनके द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम आपको 42 की तरफ लेकर के। 42 नंबर कह रहा है कि शिवालिक की जो घाटियां हैं वो किससे ढकी हुई हैं। तो शिवालिक की जो घाटियां हैं वो किससे ढकी हुई हैं, ये ढकी हुई हैं बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से। ये सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं, ये शिवालिक और निम्न घाटी के निम्न जो हिमालय है उनके बीच का एक मतलब जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य घाटियां। और इस अनुदैर्ध्य घाटियों को हम दून घाटी के नाम से जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था अनुदैर्ध्य घाटी, इसका मतलब कि दून घाटी, ठीक है ना। दून घाटी, जो दून घाटी है वो मुख्य रूप से जो नदी है, जो नदी द्वारा जो जमा की गई बजरी, बजरी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवल, ठीक है ना, वो बजरी दूसरी है। ये ग्रेवल जो होते हैं और जलोढ़ जिसको हम एलुवियम सॉइल बोलते हैं, इनकी मोटी परतों से बनी हुई है, ठीक है। हम बात करेंगे 43 का। 43 है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूडिनल घाटी होती है उसको किस नाम से जानते हैं। तभी आपने देखा भी था, अभी आपने पढ़ा भी था, उसको किस नाम से जानते हैं, वो दून घाटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम बात करते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध दून नहीं है। तो इसमें जो प्रसिद्ध दून है वो नहीं है, वो है कोटली दून। इसका नाम नहीं सुना आपने, ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था 45 के 45 नंबर देखते हैं।
45 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है उत्तर दक्षिण के विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक किसके आधार पर विभाजित किया गया था? तो ये जो आधार था इसका, ये था कि नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 46 नंबर है कि सतलुज और सिंधु नदियों के बीच में जो स्थित हिमालय है, उस हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। कुमायूं हिमालय जो है, वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी था। कुमायूं हिमालय, सतलुज क्या है? जो सतलुज है और काली, इन नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय आपने पढ़ लिया। असम हिमालय की बात करें तो ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वहीं नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय भी पढ़ा आपने कि सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। उम्मीद करते हैं आपको समझा दे पा रहे होंगे। प्लीज आपको सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज एक शेयर जरूर कर दें, मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग हेल्प जरूर करें। और एक करंट बूस्टर सीरीज चल रही है, करंट अफेयर की बूस्टर सीरीज चल रही है। आप लोगों को ज्वाइन करना है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, जो टेलीग्राम का लिंक हो, वहां पे जाकर के आप कमेंट करें, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। पंजाब हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक किन नामों से जानते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस नाम से जानते हैं इनको? इनको जानते हैं हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से। किस नाम से? कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से। जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो पंजाब हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो कश्मीर हिमालय कहलाता है, मतलब। और जबकि इसका जो पूर्वी ही भाग है वो हिमाचल हिमालय, जिसको हम हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पड़ने के रीजन के कारण इसको हिमाचल प्रदेश का नाम देते हैं, हिमाचल हिमालय का नाम देते हैं। अब आते हैं हम 48 नंबर की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सतलुज और काली नदियां हैं, उन नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं किस नाम से? तो इसको जानते हैं हम कुमायूं हिमालय के नाम से। अभी आपने पढ़ भी आया था। काली, सतलुज और काली नदियों के बीच में जो स्थित है वो कौन सा होगा? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। सतलुज और काली नदी जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, इसका जो अधिकांश भाग की बात करें तो ये अधिकांश भाग इसका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है ना। वहीं पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलुज। कश्मीर हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय का, पंजाब जो हिमालय है उसका ये उपभाग है ये। ठीक है ना। वहीं असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच किस हिमालय का सीमांकन करती है? तो ये जो सीमांकन करती है काली और तीस्ता, तो इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। बात करें तीस्ता और दिहांग की, तभी आपने पढ़ा तीस्ता और दिहांग असम हिमालय के नाम से जानती है, इसका सीमांकन करती हैं। वही बात करें हैं हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा वो कौन सी नदी बनाती है? तो जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है वो कौन सी नदी बनाएगी? वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मतलब कि ये वहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है ना, ला करके जहाँ पर एक आर्क का, मतलब गार्ज का निर्माण करते हुए लाकर नदी में गिरा देती है। दिहांग और महाखड्ड जिसको हम गार्ज बोलते हैं, उसके बाद से हिमालय किस ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा में, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? किसके तरफ? पश्चिम की ओर ना, पूरब से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तीखा मोड़ बना रहा है, मोड़ बनाएगा तो आपका किधर मुड़ेगा? तो ये दक्षिण की ओर मुड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका कि भारत की पूर्वी जो सीमा है उसके साथ फैली इन पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? इनको बोलते हैं पूर्वी की पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां
किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हैं मतलब उत्तर पूर्वी के राज्य, वो उन राज्यों से होकर के गुजरती है। जिसमें आपको आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मैं बता दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश आएगा, आपका मणिपुर आएगा, ठीक है? मणिपुर आ जाएगा, आपका मिज़ोरम आएगा, आपका त्रिपुरा आएगा, आपका मेघालय आएगा, नागालैंड आएगा। ये जो राज्य हैं, इन राज्यों से होकर के ये गुजरती है। अगला पॉइंट 55 कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किन शैलों से बनी है जो कि अवसाद शैल है। तेरी पहला ये भी क्वेश्चन का एक मतलब आपको पॉइंट है कि जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं ये अवसादी शैलों से निर्मित हैं और ये किन शैलों से बनी हुई हैं। तो ये आपकी जो मजबूत बलुआ पत्थर होते हैं उन शैलों से मिलकर के बने होते हैं। अगला पॉइंट है 56 नंबर 56 नंबर की बात करें हम कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ का अधिकतर किस रूप से फैली हुई हैं। तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई है। क्लियर पॉइंट? समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई है। वहीं पूर्वांचल की खाड़ियाँ जिसको हम पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम जानते हैं जैसे आपकी इसका क्या नाम है नागा, ठीक है ना? मीज़ो, पटकई, ठीक है ना? ये एकल नहीं है बल्कि इस प्रकार से बहुत सारी कई श्रृंखलाएँ आपकी हैं जो समांतर हैं और इस बीच में घाटियों का भी एक जटिल संरचना पाया जाता है। तो मैंने बताया जो नागा है, पटकई है, मिज़ोरम है, नागा, मिज़ो और पटकई ये सभी के सभी पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो समांतर श्रृंखलाओं घाटियों के रूप में स्थित होती है। 57 के बाद 57 नंबर है पूर्वांचल में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां शामिल है? तभी मैंने पढ़ा है पटकई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां हैं। आपके ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वहीं बात करें हम अरावली और विंध्य पहाड़ियों के नाम को। अरावली विंध्य पहाड़ियां हैं ये आपके बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये। प्रायद्वीपीय मतलब की बात करें कि पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी भारत वहाँ और मध्य भारत में। वहीं पीर पंजाल और धौलाधर की बात करें तो ये निम्न हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। वहीं गारो, खासी और पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय का पठार का हिस्सा है जो भौगोलिक रूप से प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है। हालांकि ये पूर्वांचल के करीब स्थित है जिसको मान सकते हैं कि आप इसको पूर्वांचल में, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो पटकई, नागा, मिजो और पहाड़ियाँ हैं। अगला पॉइंट है आपका 58 नंबर कि कार 58 की उत्तरी मैदान का जो मुख्य रूप से कितनी प्रमुख प्रणालियों से बना हुआ है। देखिए ये प्रमुख रूप से 3 प्रणालियों से बना हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो 3 प्रणाली में आपका ऑप्शन भी दिया होगा इसमें देखिए। 3 इसका जो सही आंसर है वो 3 है। ये 3 कौन-कौन से हैं? 3 में आएगा जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है ये। अगला है 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी मैदान वो निम्नलिखित में से किन प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों से बना हुआ है? ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी। 50 के बाद 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो ये बड़ा है कि एलुवियल सॉइल जिसको हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये मैंने पहले भी बता दिया था। जलोढ़ मृदा से चूँकि ये नदियों के द्वारा जो बहाए गए जो अवसाद होते हैं, उनसे ये जलोढ़ मृदा कहलाती है ये और ये उत्तरी मैदान का एक प्रमुख प्रकार की मिट्टी भी है। वहीं बात करें हम काली मृदा जिसको ब्लैक सॉइल का नाम देते हैं। ये दक्कन ट्रैप क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र का इलाका हो गया, वहाँ से ये फैली हुई हैं। लाल मृदा की बात करें, तो लाल मृदा एक प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी और दक्षिणी भाग वहाँ पर पाई जाती है। वहीं बात करें मरुस्थलीय मृदा की तो भारत के थार के मरुस्थल की तरफ जो पश्चिमी राजस्थान है, उधर की तरफ पाया जाता है। ठीक है? हम चीज़ों को लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल दे रहे हैं उसको समझ समझ लीजिएगा। वीडियो को पॉज़ करके इतना धीरे बोल भी रहे हैं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आप क्या करिए ना जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, उस पीडीएफ के साथ-साथ आप सभी पॉइंट जो दे रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं उस पॉइंट को आप उसमें ऐड अप करते जाइएगा जिससे रिवीजन में आपको एक पूरे विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएँगे। अब आते हैं हम 61 की तरफ। 61 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में केवल एमसीक्यू फॉर्मेट है। कह रहा है कि उत्तरी मैदान का जो निर्माण है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है?
तो ये जो प्रक्रिया है वो लाखों वर्षों में जो हिमालय के गिरिपाद में जलोढ़ों के निक्षेपों से बना है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, इसका सही आंसर है। 61 के बाद 62, 62 जो बोला है कि उत्तरी मैदान का जो विस्तार है वो लगभग कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। तो कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। अब आते हैं हम 63 की तरफ कि उत्तरी मैदान की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो उत्तरी मैदान की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना? जो राजस्थान यानी पंजाब से लेकर के पूर्वी भाग में असम तक फैला हुआ है ये। अगला है 64 नंबर की उत्तरी मैदान की जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है? तो जो हम चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई इसकी लगभग 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर के आसपास है। 65 नंबर की बात करेंगे हम। 65 नंबर है कि कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। क्यों है? क्यों है उत्पादक क्षेत्र? इसलिए इसका जो आंसर है क्योंकि यह समृद्ध इसमें मृदा का आवरण है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है यहाँ पर, अनुकूल जलवायु के कारण ही ये क्या है? ये काफ़ी अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है ना? क्योंकि ये सूखा क्षेत्र है ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पूरी जलयुक्त से भरा हुआ पूरा क्षेत्र है ये। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि उत्तरी मैदान की जो एक प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तरी मैदान की जो प्रमुख विशेषता है, वो सबसे ज़्यादा क्या है? आप बता सकते हैं? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जो आपका सघन जनसंख्या वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि, यहाँ के जो वातावरण है आपके अनुकूलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब हम आते हैं 67 की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कि जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना? 67 नंबर, 1 मिनट। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो माजुली है वो क्या है? तो माजुली एक प्रकार की द्वीप है और ये जो द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि जो माजुली है वो द्वीप की क्या विशेषता है? इस मतलब है तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पहली विशेषता तो ये है। और ये है तो इसकी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम दिए हैं, इसकी क्या है मतलब दृष्टिकोण क्या है इसका? क्या विशेषता है इसकी? विशेषता है कि यह लोगों का क्या है एक प्रकार का निवास है। यही आंसर है ना? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि यह एक संरक्षित वन्य अभयारण्य नहीं है, यह एक लोगों का निवास है। ठीक है ना? माजुली जो द्वीप है, लोगों का निवास है। 1 मिनट, मैं कन्फर्म नहीं हूँ इस पे। सही है इसका कि यहाँ पर लोगों का निवास है ये, ठीक है ना? लोगों के निवास होने के साथ-साथ ये जो 9 वैष्णव सांस्कृतिक जो केंद्र हैं, उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी विशेषताओं में आता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये, ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं, 69 नंबर। 69 नंबर कह रहा है, उत्तर-पूर्वी क्या कह रहा है? कि जो उत्तर पर्वतों से आने वाली जो नदियाँ हैं, मुख्य रूप से किस कार्य में लगी हैं? किस कार्य में लगी हैं? तो ये निक्षेपण कार्य में लगी हैं, ऑप्शन नंबर बी। 69 के बाद 70 है। 70 है कि नदी के निचले भागों में नदी की जो गति है, वो कम क्यों हो जाती है? नदी की गति कम होने का रीज़न ये है कि उसका क्या होगा? ढाल कम होगा, ज़ाहिर-सी बात है। उसका ढाल स्लो मतलब इसकी जो ढाल होगी वो थोड़ी-सी स्लो हो गई होगी, कम हो गई होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 71 है कि नदी की गति कम हो जाने के कारण जो परिणाम स्वरूप का ये जो निर्माण है, वो किसका निर्माण होता है इसके बाद? इसका जो निर्माण है वो नदीय द्वीपों का होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? और वहाँ पर वो निवास का एक प्रकार का स्थान मान लिया जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। देखिए, कह रहा है कि नदी के निचले भाग में जो गाद है जिसको हम सिल्ट का नाम देते हैं, वो एकत्र हो जाने के कारण नदी बहुत सी धाराओं में बँट जाती है और इन धाराओं को क्या कहा जाता है? इन धाराओं को डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कहा जाता है, जिसको हम द्वितरिकाएँ बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब नदी गाद जमाती है, तो गाद जमाने के साथ-साथ से गाद जमाने का कारण ये क्या होती है कि इनकी जो पानी होती है वो धीरे-धीरे स्लो हो जाती है, मतलब गति इनकी धीमी हो जाती है, ठीक है? धीमी होने के बाद से ये मुख्य जो धारा होती है,
उस मुख्य धारा से, मान लीजिए धारा आ रही है, मुख्य धारा से क्या होती है, धीरे-धीरे वितरित होने लगती है। जब मुख्य धारा से वितरित होने लगती है, तो इसी शाखाओं को हम बोल सकते हैं वितरिकाएँ। और ये अक्सर क्या होता है, ये डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे होता है ये? ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोआब है, दोआब का अर्थ क्या है? जैसा कि पाठ्यांश में बताया गया है, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भाग। 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहा, मान ली एक नदी ये है, एक नदी ये है। इन नदियों के बीच का जो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है ना? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है ना? अगला पॉइंट 74 नंबर, दोआब शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? दोआब जो शब्द है वो दो और आब, मतलब ऑप्शन नंबर बी, दो और आब शब्दों से मिलकर के बना है। 75 नंबर, पंजाब शब्द का अर्थ क्या होता है? पंजाब शब्द का अर्थ सब लोग पता है, ये 5 नदियों की भूमि से संबंधित है। ये 5 जो नदियां हैं कौन कौन सी, उस नदी का नाम जान लेते हैं। ये नदी है आपकी झेलम। 5 नदी में कौन से हैं? पहला है झेलम, दूसरा है चिनाव, तीसरा है रावी, चौथा है ब्यास और पांचवा है आपका सतलुज। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, सतलुज। ठीक है ना? 5 नदियों के नाम से इसको हम पंजाब का नाम देते हैं, जो 5 नदियों की भूमि का समूह है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज। मैं बोला जो लोग भी नोट्स लिए हैं, नोट्स के प्रिंट आउट करा लें एक एक क्लास का, और उस क्लास को जैसे जैसे क्लास हो रही है, उस क्लास में एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट को आप ऐड करते जाएं। फिर से मैं बता दूं, जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं 6 से 12 तक वाली सीरीज, 6 से 12 तक वाली सीरीज को जरूर आप वहां से पेड कर लें, खरीद लें। 67 नंबर 66 76 कह रहा है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? ये विभाजित किया गया है 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट कौन सा है? हमने पढ़ लिया 77, 77 देखते हैं हम। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी जो मैदान है, उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग है, उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं हम पंजाब का मैदान। क्या नाम देते हैं उसको हम? पंजाब का मैदान का नाम देते हैं। जो कि सिंधु और उसके जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई हैं। गंगा के मैदान की बात करें, तो ये उत्तरी मैदान का भाग है। उत्तरी मैदान का भाग है। पूर्वी मैदान का भाग आपका ये है, जो कि हम पूर्वी भाग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। और पूर्वी मैदान तो आपको पता ही है, जो ये समान शब्द है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के बीच के हिस्से को संदर्भित करता है ये। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब का मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बनाया गया है? तो सिंधु और उसके सहायक नदियों के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका कि सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा बनाए गए मैदान का बहुत बड़ा भाग किस देश में स्थित है? तो ये बहुत बड़ा भाग जो है किस देश में स्थित है, आपको देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर है क्या है? ये है पाकिस्तान। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट हम बात करें कि सिंधु की वो कौन सी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं? ये है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि उत्तरी मैदान के किस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है? दोआब की जो संख्या जो अधिक है, वो है पंजाब के मैदान में देखने को मिल देगा। चूंकि ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला हमारा क्या है? पंजाब का मैदान होगा ये। पंजाब के मैदान में देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए कि वो 5 नदियों की भूमि है। यहाँ पे जितनी नदियां होंगी उतने छोटे-छोटे दोआब बनेंगे इसमें। ठीक है ना? अगला पॉइंट 82 नंबर। 82 नंबर है कि गंगा के मैदान का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो ये है गंगा, गंगा की बात कर रहा है। तो जब गंगा की बात करेगा तो आप सबको पता है कौन-सा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए घाघरा, जिसको हम घग्गर का नाम देते हैं, और तीस्ता के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। 82 के बाद 83 की बात करेंगे हम। 83 क्या कह रहा है? जो गंगा का मैदान है उत्तरी भाग में किन राज्यों के क्षेत्रों में फैला हुआ है? उत्तरी भाग में। तो ये बताओ, असम अरुणाचल प्रदेश तो पूर्वी भाग हो गया, गुजरात पश्चिमी हो गया, पंजाब हिमाचल होगा नहीं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड के कुछ जो भाग हैं, कुछ भाग आपके पश्चिम बंगाल के भी पड़ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 83 के बाद 84 कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व में विशेषकर असम में आपको देखने को मिलता है ये। पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं, हरियाणा होगा नहीं, पंजाब होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 84 के बाद 85 देखें। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तरी मैदान की जो व्याख्या है, वो सामान्यतः किस रूप में की जाती है? इसकी जो व्याख्या की हम बात करेंगे, वो किसमें की जाएगी? जो उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि उत्तरी मैदान को पारंपरिक रूप से हम कहें तो उनको हम समतल का नाम देते हैं, समतल भूमि यानी फ्लैट लैंड का नाम देते हैं, जहाँ ऊंचाई में कोई विशेष विविधता मतलब किसी प्रकार के एलिवेशन वेरिएशन नहीं पाए जाते हैं आपके। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो सी सही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए 85 के बाद 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन कि उत्तरी मैदान समतल स्थल है और उनमें विविधता नहीं है, क्यों सही नहीं है ये? देखिए पूरी तरीके से आपको एक पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। इस प्रकार के एमसीक्यू आपको किसी भी बुक में किसी भी राइटर या कोई भी किसी भी चैनल के द्वारा प्रोवाइडेबल नहीं है। यहाँ पे देखें, इसका जो आंसर होगा वो सही होगा। वो है क्योंकि यहाँ पर इन विस्तृत मैदानों की जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं, उसमें भी विविधता पाई जाती है। इसलिए इसका जो है उत्तरी समतल मैदान एक स्थल है और उसमें विविधता नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये चीज़ दिया है, ये चीज़ गलत है। 87 नंबर कह रहा है कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन-कौन सा 4 है? तो पहला है आपका भाबर, दूसरा है आपका तराई, तीसरा है आपका भांगर और चौथा है आपका खादर। ये है आपके आंसर आपके 4। 87 के बाद 88 की बात करेंगे हम। 88 नंबर कह रहा है कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी में किसका निक्षेपण करती हैं? ग्रेवल का भी। गुटिका की बात, ग्रेवल की बात मैंने पहले किया भी था। गुटिका का निर्माण करते हैं। जब जैसे ही क्या होता है शिवालिक से उतरता है, उतरते ही जो नदियां होती हैं, उनका वेग अचानक थोड़ा-सा कम हो जाता है। और कम होने के कारण इसमें बड़े और भारी निक्षेप होते हैं। यानी जो गुटिया जिसको हम पेबल्स गिट्टी छोटे-छोटे नहीं होते हैं वो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक इनकी जो मोटाई होती है, वो बना देते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 88 के बाद हम 89 की बात करेंगे। कह रहा है कि शिवालिक की जो ढाल है, उस ढाल पर 8 से लेकर के 16 किलोमीटर की चौड़ी जो पट्टी है, उस पट्टी में गुटिका के निक्षेपण से बनी जो आकृति है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतर क्वेश्चन है। इसका नाम है भाबर। क्या नाम है? भाबर। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं। 89 के बाद से हम 90 की तरफ आते हैं। 90 नंबर है कि जो भाबर है, उस भाबर की पट्टी की जो मुख्य विशेषताएँ हैं, वो क्या हैं? इसकी विशेषताएँ यही है कि ये सभी सरिताएँ विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर जो सभी प्रकार की जो सरिताएँ हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि इतनी छिद्रपूर्ण होती हैं कि उनमें नदियाँ क्या होती हैं, धीरे-धीरे होकर के नीचे की तरफ बहने लगती हैं और सतही जो सरफेस फ्लो है उनका, वो धीरे-धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, वो सही है। कह रहा है कि भाबर पट्टी के दक्षिण में जो सरिताएं हैं एवं नदियां पुनः निकल जाती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यह है किसका? तो यह है तराई का। ऑप्शन नंबर डी, तराई। इसलिए क्योंकि ये भाबर के दक्षिण में है और जो विलुप्त हो गई जो नदियां हैं वो सतह पर पुनः क्या होती हैं, धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं, जिसमें एक प्रकार की क्या होती है, दलदली क्षेत्र बनता है और यही दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो तराई कहलाता है। 91 के बाद 92 देखते हैं। कार्य की तराई क्षेत्र में किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये एक प्रकार का नम और दलदली क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 93 है कि विभाजन के बाद किस देश से आए हुए शरणार्थियों की कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए तराई क्षेत्र के जंगल को काटा जा सकता है? ये काटा जा चुका है, ये है पाकिस्तान।
अगला पॉइंट है कि उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम भाग है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग वो कौन-सा है? तो सबसे विशालतम मैदान जो पुराना जलोढ़ होता है वही होता है, देख लेते हैं हम। पुराने जलोढ़ जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी वो है। ठीक है ना? इसमें क्या होती हैं, इसमें नदियों के बाढ़ जो होते हैं, वो बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होने के कारण। कह रहा है कि उत्तरी मैदान का वह विशालतम भाग जो पुराने जलोढ़ का बना हुआ है और नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और वेदिकाएं जो है मतलब टेरेस जो है जैसी आकृति प्रदर्शित करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। भांगर या बांगर। अगला है कि जो भांगर है वो क्षेत्र के मृदा में पाए जाने वाले जो चूनेदार निक्षेप हैं, उसको स्थानीय भाषा में हम कंकड़ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम? कंकड़ का नाम देते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट 97 नंबर है कि बाढ़ वाले जो मैदानों के नए और युवा निक्षेप को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए कि खादर क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो खादर क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं यही है कि ये लगभग मतलब प्रत्येक वर्ष इसका निर्माण होता रहता है, पुनर्निर्माण होता है। क्या होता है इसका? हर एक वर्ष में इसका क्या होता है? पुनर्निर्माण होता है। यहाँ पर दिया भी है, निर्माण होता है और गहन खेती के लिए क्या होते हैं ये? आदर्श माने जाते हैं। 99 नंबर 99 नंबर देखते हैं। बार-बार ये आ रहा है ना? चलिए, उत्तर दिख जा रहा है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति वाला स्थल है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किस स्तर वाला मतलब है? प्रायद्वीपीय पठार इसको हटा देते हैं। ये है एक प्रकार की जो मेज़ की आकृति वाला है, ठीक है ना? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। देखिए इस चैप्टर से आपको लगभग 200 क्वेश्चन मिलेंगे केवल इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना हुआ है? तो ये पुराने जो क्रिस्टलीय और आग्नेय और रूपांतरित शैलें हैं उनसे मिलकर के ये बना होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो किसके टूटने और अपवाह के कारण हुआ था? तो ये जो हुआ था, ये आपके 101 नंबर, ये हुआ था गोंडवाना भूमि के। किसके? गोंडवाना भूमि। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार आप जान रहे हैं कि बहुत ही प्राचीन महाद्वीप है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है और ये करोड़ों वर्ष से टूट करके उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। और वहीं पे हम अंगारा भूमि की बात करें, तो ये गोंडवाना के उत्तर में स्थित है। किधर स्थित है? गोंडवाना के उत्तर में स्थित है। ठीक है ना? वहीं टेथिस सागर की बात करें, तो टेथिस सागर एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि ये भू अवनिति थी, जो हिमालय के निर्माण जिस जहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, टेथिस सागर के ऊपर। वहीं बात करें हिमालय पर्वत की, तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। 101 नंबर, 101 के बाद 102 नंबर। प्रायद्वीपीय पठार को प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि पहला ये तो हुआ नहीं, हाल ही में निर्मित नहीं हुआ है ये। अगला पॉइंट, इसलिए कि ये गोंडवाना भूमि के टूटने और उसके अफवाह के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 103 नंबर, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस पठारी भाग में किस प्रकार की घाटियां और पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की पहाड़ी पाई जाती है? तो इसमें चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। 104 नंबर, 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार के जो दो मुख्य भाग हैं वो कौन-कौन से हैं? इसके जो दो मुख्य भाग हैं वो हैं आपके मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 105 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान दें कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना? एक मिनट। जो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि। ठीक है? अगला 106 नंबर, 106 नंबर कि जो मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में जो श्रृंखला से घिरी है, वो कौन-सी श्रृंखला है? वो श्रृंखला है आपकी जो विंध्य श्रृंखला के नाम से जानी जाएगी। आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
107 नंबर की बात करेंगे हम। मध्य उच्च भूमि उत्तर पश्चिम में श्रृंखला से घिरी हुई है। किस श्रृंखला से घिरी हुई है मध्य भूमि उत्तर पश्चिम से? तो उत्तर पश्चिम की बात करेंगे हम, तो ये आपकी घिरी हुई है अरावली से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? सतपुड़ा की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सॉरी, सतपुड़ा की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी के किधर स्थित है? तो ये दक्षिण में स्थित है। नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और ये दक्कन का पठारी का उत्तरी सीमा है ये। अगला पॉइंट 108 नंबर। कारक 108 नंबर की मध्य उच्च जो भूमि है वो पश्चिम में धीरे धीरे किससे मिल जाता है? किससे मिल जाता है? तो ये मिल जाता है आपको राजस्थान के बलवी और पथरीली मरुस्थलों से मिलके, ये यहां से आकर के मिल जाता है। 109 नंबर। 109 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 109 नंबर कह रहा है कि मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली जो चंबल, सिंध और बेतवा हैं और केन नदियां हैं वो किस दिशा में बहती हैं? तो ये किस दिशा में बहती हैं? किधर देखने को मिलेगा ये? ये है आपके दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ। ऑप्शन नंबर बी। 109 के बाद से 110। 110 है कि मध्य उच्च भूमि में दो नदियों का बहाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या दर्शाता है? ये जो दर्शाता है 110 नंबर, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उस क्षेत्र के ढाल को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं हम। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है 111। मध्य उच्च भूमि की जो चौड़ाई है के संबंध में सही जो कथन है वो कौन सा है? सही कथन है कि मध्य उच्च भूमि के इसके पश्चिम में जो चौड़ी है लेकिन पूर्व में क्या है ये? तो संकीर्ण है। ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मध्य उच्च भूमि की जो पूर्वी विस्तार है उस पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? उसको हम बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट 113 नंबर, मध्य उच्च भूमि के और पूर्व के विस्तार को कौन सा पठार दर्शाता है? ये जो पठार दर्शाता है ये छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। ठीक है ना? जो मुख्य रूप से दामोदर नदी के द्वारा जो अपवाहित होता है। 114 नंबर कह रहा है कि दक्षिण का जो पठार है वो किस प्रकार का भूभाग है? तो दक्षिण का जो पठार है वो इसकी मतलब प्रारूप के रूप में की बात किया है, वो किस प्रकार का भाग है? एक प्रकार का त्रिभुजाकार है। ठीक है ना? ये क्या है? त्रिभुजाकार है। जिसका जो आधार है ये आधार उत्तर की तरफ हम बात करेंगे तो ये सतपुड़ा श्रृंखला से, सतपुड़ा जो श्रृंखला है उससे शुरू होता है और दक्षिण की तरफ आकर के ये थोड़ा संकरा हो जाता है। अब बात करेंगे हम 115 की। करा कि दक्षिण का जो पठार है वो किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दक्षिण का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 116 नंबर की तरफ। दक्कन के पठार के जो चौड़े आधार हैं पर उत्तर में कौन से श्रृंखला स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी मैंने बताया ये है सतपुड़ा श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर की हम बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी पहाड़ियां हैं और श्रृंखलाएं हैं जो दक्कन के पठार के पूर्वी विस्तार है? जो दक्कन के पठार के जो पूर्वी विस्तार है वो है महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल की श्रृंखला। ये क्या है? ये दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्से में चिन्हित करती है। वहीं बात करेंगे हम 118 की। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिम में कैसा है और पूर्व की ओर उसका ढाल कैसा है? तो ये जो ढाल है आपको हम देखने की बात करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल है इसका। ठीक है ना? अगला पॉइंट है, यह ढाल मतलब काफी कम है, इतना कम है कि जो आपकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं इसके अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला पॉइंट है 118 के बाद 119 नंबर।
जो दक्षिण के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप से किस नामों से जानते हैं? पूर्व में देखा जाता है तो पूर्व में देखने का एक ही उसका वो हो गया, इसको हम जानते हैं हम मेघालय में। अच्छा, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। अब आते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या दे रहा है हम देख लेते हैं। ये जो अगला ऑप्शन दे रहा है, ये मेघालय, कार्बी एंग्लोंग का पठार और उत्तर कचार पहाड़ी, ये आपकी सही आंसर है इसका। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है? 120 नंबर, 120 नंबर कि उत्तर पूर्व में स्थित जो दक्कन के पठार का एक भाग, दक्कन के पठार का एक भाग भ्रंश यानी फॉल्ट बोलते हैं, के द्वारा किस पठार से अलग हो गया है? किस पठार से अलग हो गया है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। 120 के बाद से 121 कह रहा है कि उत्तर पूर्व में पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो तीन जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ये है आपकी गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। वही बात करेंगे बिंद और सतपुड़ा और महादेव की। तो ये आपका दक्कन, जो दक्कन है ना, दक्कन के पठार में स्थित है। ठीक है ना? वहीं पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत की पहाड़ी आपने देखा है, ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। नंदा देवी, कामेट और नामचा बरुआ की बात करेंगे, ये भी हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है ना? 122 नंबर, 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 122 नंबर कह रहा है कि जो दक्षिण के जो पठार है उसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः कौन से घाट स्थित है? ये कौन से घाट स्थित है? तो ये आपके पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि जो पश्चिमी घाट किस तट के समांतर स्थित है? जो पश्चिमी घाट है वो किस तट के समांतर स्थित है? तो ये है आपके पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। 124 नंबर, 124 है जो पश्चिमी घाट की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? इसकी जो मुख्य विशेषता की हम बात करेंगे वो कौन सी है? कि ये क्या ये सतत है या असतत है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपके एक कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर जो सी है उसका वो सही आंसर है। 125 की तरफ बढ़ते हैं। 125 देखिए, कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पार को करने वाले दर्रों के उदाहरण पाठ्यांश में कौन से दिए गए हैं? तो ये हैं आपके थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ये तीनों जो घाट है ना, ये पश्चिमी घाट के उदाहरण है। ठीक है? और ये तीनों घाट में जो स्थित जो दर्रे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये तटीय मैदानों को दक्कन के पठारों को जोड़ने का काम करते हैं इसमें। बात करें हम कौन कहाँ है, जैसे हम थाल घाट की बात करें तो थाल घाट मुंबई में नासिक के पास है। ठीक है ना? वहीं भोर घाट की बात करें, ये भी आपकी मुंबई में है लेकिन मुंबई को पुणे से अलग करने का काम करता है ये, सॉरी जोड़ने का काम करता है। अ, मतलब मुंबई और नासिक को जोड़ने का मिथाल घाट, भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करता है। वहीं पाल घाट की बात करें तो पाल घाट जो है ना वो केरल, क्या बात करें हम, केरल और नीचे आएगा ना, हाँ, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करते हैं। दर्रों का काम क्या है? दर्रों का काम, पास का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी को बना देना। तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट में आपके, भोर घाट को आप पार मतलब पश्चिमी घाट के दर्रे हैं और ये दर्रों से आप निकल के क्रॉस करेंगे कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो भोर घाट मुंबई और पुणे, पाल घाट केरल और तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही चीज आपको थोड़ा सा नोट्स में नहीं मिलेंगे, जो उनको आपको यहाँ से देख करके ऐड करना है। 126 नंबर है कि औसत ऊंचाई के मामले में कौन सा घाट दूसरे घाट की अपेक्षा काफी अधिक ऊंचा है? बहुत, जो आपकी पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ध्यान दीजिएगा। जो पूर्वी घाट है वो छोटा है और पश्चिमी घाट आपका ऊंचा है। बात करेंगे हम वही पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई की बात लगभग 900 से लेकर के 1600 मीटर माना जाता है। ठीक है ना? वहीं हम पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट लगभग 600 मीटर के आसपास है। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं काफी अधिक किससे ऊंचा है, कौन ना, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 127, पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई अभी आपने देखा 900 से लेकर के 1600 मीटर के आसपास है। वहीं बात करेंगे पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, अभी आपने देखा था ये नहीं है, ये 600 मीटर के आसपास है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं हम इसमें।
ऑप्शन आपके सामने बी है, ठीक है ना? 100 129 नंबर देखिए। कह रहा है कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वी घाट का विस्तार आपको देखने को मिलेगा महानदी की घाटी से लेकर के और दक्षिण में नीलगिरी तक है। यानी हम बात करें जो पूर्वी घाट है वो महानदी घाटी यहाँ पे दे दिया ना, तो इसको हम बात करेंगे आप जो उत्तर में उड़ीसा है, कहाँ है ये? उत्तरी जो उड़ीसा है, उत्तर में उड़ीसा, उड़ीसा की महानदी घाटी से शुरू होता है और दक्षिण में नीलगिरी का मतलब ये तमिलनाडु, तमिलनाडु तक जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहां तक जाकर के मिल जाता है। वहीं बात करें हम आपकी जो पूर्वी घाट का विस्तार कैसा नहीं है, पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ये सतत नहीं है। ये क्या है, कैसा है? ये असतत है, ठीक है ना? इसका जो ऑप्शन होगा सही वो सी होगा। अगला पॉइंट करेंगे पूर्वी घाट अनियमित क्यों होते हैं? अनियमित होने का रीजन यही है कि जो बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो नदियां बार बार उनको कटाव का काम करती है, काटने का काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 132 नंबर, 132 नंबर की जो पश्चिमी घाट है उसमें किस प्रकार की वर्षा होती है? तो इसमें होती है आपकी संवहनीय वर्षा। किस प्रकार की वर्षा होती है आपकी? पर्वतीय वर्षा होती है क्या? ओहो, संवहनीय नहीं, पर्वतीय, क्योंकि ये लौटते हुए मानसून के कारण बारिश होती है यहाँ पे ना पश्चिमी घाट में। तो यहाँ पर आपको संगवनी वर्षा देखने को मिलती है। ऑप्शन सॉरी पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्योंकि पश्चिमी घाट और की ऊंचाई और सतत होती है, सतत है मतलब कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। और ये प्राकृतिक मानसून हवाओं के मार्ग में बाधा डालती है। जब आर्द्र हवाएं घाट में टकराती हैं तो टकरा करके ऊपर उठती है और संघनन का काम करती है। और संघनन क्या करते हैं, संघनन का काम करने के कारण ये पर्वतीय वर्षा को निकालती है, यहाँ पे बरसाती है। पश्चिमी घाट में वर्षा होने का कारण क्या है? तो पश्चिमी घाट में वर्षा होने का कारण क्या है? वही आर्द्र हवाओं का मतलब घाट का पश्चिमी ढाल के ऊपर जो टकराव होता है उसके कारण होता है। देख लेते हैं हम। एक ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि आर्द्र हवाओं का जो घाट है वो पश्चिमी ढाल से टकरा करके ऊपर उठता है और ऊपर उठ कर करके वो पर्वतीय वर्षा का उदाहरण बना लेता है, पर्वतीय वर्षा करा देता है। 134 नंबर। ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट की जो ऊँचाई है वो किस दिशा में बढ़ती जाती है? देखिए एक-एक बहुत ही मतलब मिनिमम हमने चीज़ों को रख कर के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और एक-एक पॉइंट को बनाया है। जो पश्चिमी घाट की जो ऊँचाई है वो किस दिशा में बढ़ती हुई जाती है? तो ये जाती है जब हम उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। जब हम उत्तर से क्या हो, उत्तर से, उत्तर का मतलब हम महाराष्ट्र से बढ़ते हैं और दक्षिण में केरल की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर ये भी लिख दे रहे हैं। जब हम उत्तर में महाराष्ट्र से बढ़ते हैं और दक्षिण में आकर के आपको केरल या तमिलनाडु की तरफ आते हैं, तो ये थोड़ा-सा बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना? जैसे आपका अनाईमुड़ी, डोडा-बेट्टा दक्षिणी भाग में स्थित है, ये है। हम बात करें आपको कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, तो ये है अनाईमुड़ी और डोडा-बेट्टा। अनाईमुड़ी ही मानते हैं, अनाईमुड़ी, ठीक है? 135 नंबर, 135 नंबर देखिए, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है जो पश्चिमी घाट में स्थित है? तभी मैंने बताया कौन है, ये अनाईमुड़ी है, ठीक है ना? जो आपका कहाँ है पश्चिमी घाट में, लगभग किस क्षेत्र में पड़ता है ये? केरल में, ठीक है ना? कहाँ है? केरल। अगला पॉइंट है वही अनाईमुड़ी की शिखर की ऊंचाई जो है वो कितनी है? ये जो ऊंचाई है 2695 मीटर के आसपास है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि जो आपका डोडा बेटा है, डोडा बेटा शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो डोडा बेटा शिखर की जो ऊंचाई है वो लगभग डोडा बेटा की 2633 मीटर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा शिखर की बात करेंगे। पश्चिमी घाट का मैंने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा शिखर महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ है? और अभी हमने उसको कहाँ पढ़ा था? जो आपकी अनाईमुड़ी है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का है, जो केरल का पार्ट है। और वहीं पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा शिखर कौन है? महेंद्रगिरी, जो कहाँ है? तो उड़ीसा का पार्ट है। ठीक है? चूँकि कुछ नए सर्वेक्षण भी हुए हैं, उस सर्वेक्षण में नए सर्वेक्षण में बात करें हम,
थोड़ा डेटा जो मुझे मिला था, नए सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश में बात की जा रही है कि आंध्र प्रदेश के जो जिंदवाड़ा है, कौन है ये? जिंदवाड़ा, जिंदगावाड़ा नहीं गाढ़ा होता है। जिंदगाड़ा जो चोटी है, वो सबसे ऊँचा माना गया है इसको, ठीक है ना? सबसे ऊँचा माना गया है। लेकिन जो पाठ्यपुस्तक में अभी तक है, वो आपकी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी की जो ऊँचाई है उसकी बात करेंगे तो ये 1500 मीटर के आसपास है महेंद्रगिरी की ऊँचाई। वहीं बात करेंगे 140 नंबर कि पूर्वी घाट के दक्षिण-पश्चिम में कौन-सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये कौन-सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की? तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवराय की और जावेद की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है ना? आप ऑप्शन नंबर सी। 141 नंबर कह रहा है कि जो ऊँटी है, ऊँटी का वो दूसरा नाम क्या है? ऊँटी का दूसरा नाम जो है, उसको बोलते हैं उडंगमंगलम। क्या है नाम इसका? उडंगमंगलम। इसका आधिकारिक नाम है उडंगमंगलम और ये तमिलनाडु में हम बात करें, ये तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु में जो नीलगिरी है, नीलगिरी, नीलगिरी जो पहाड़ी है, उसी में एक प्रसिद्ध एक हिल स्टेशन है ये, हिल स्टेशन है, ठीक है ना? हिल स्टेशन है। कौन? उडंगमंगलम। ऊटी कहाँ पड़ता है? ऊटी ऊटी ये तमिलनाडु में नीलगिरी की जो पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित एक प्रकार की क्या है ये? हिल स्टेशन है। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, देखिए, कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी हम जानते हैं? ये है आपका दक्कन ट्रैप मतलब जो आपका महाराष्ट्र का इलाका है, वो काली मृदा है। ये दक्षिण का दक्कन के पठार का उत्तर-पश्चिमी भाग है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र हम बोल सकते हैं, गुजरात बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई इस शैलें होती हैं, ठीक है ना? अगला पॉइंट हम लाल मृदा की बात करें, ये पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है, पठार के पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में, ठीक है ना? वहीं बात करेंगे लेटराइट मिट्टी की, तो ये जहाँ पर उच्च वर्षा होती है, जैसे लेटराइट मिट्टी केरल में पाया जाता है, दक्षिण वाले पार्ट में, उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर ये देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टी। 142 के बाद से 143 नंबर, 143 नंबर है, ये जो काली मृदा है और दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किससे हुई जिसके कारण इसके शैल आग्नेय है, ये हुई थी ज्वालामुखी के उद्गार से, ऑप्शन नंबर सी। 144 नंबर देखते हैं, कह रहा है 144 नंबर कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो काली मृदा का जो निर्माण हुआ है, वो आपके किससे हुआ? काली मृदा का निर्माण, ये जो आग्नेय शैलें हैं, उनके समय के साथ-साथ इनमें अपरदन होने के कारण हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। सीधे ज्वालामुखी से सीधे ज्वालामुखी से काली मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है, सीधे की बात किया है ना, तो सीधे की बात नहीं है। ज्वालामुखी से जो निकली हुई आग्नेय शैलें होती हैं, उन शैलों को जो जिसको हम बेसाल्ट का नाम देते हैं, लाखों वर्षों तक यहाँ पर अपक्षय और अपरदन की क्रियाएँ होती हैं। उसके परिणामस्वरूप विघटित होकर के ये थोड़ी धीरे-धीरे काली मृदाओं का निर्माण करते हैं, डायरेक्ट नहीं। अगला पॉइंट है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पठार के किन किनारों पर स्थित हैं? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, प्रायद्वीप के किन किन किनारों पर? तो ये पश्चिमी और उत्तर-पश्चिम के किनारों पर स्थित है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। 146 नंबर, 146 नंबर देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कैसी पहाड़ियाँ हैं? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसमें लाखों वर्षों तक अपक्षय और अपरदन की क्रियाएँ चली थी और ये अरावली जो है, वो दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है। क्योंकि इस समय इस पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार न दिल्ली में जो इसका और मतलब दिल्ली अरावली पहाड़ी के पास पड़ता है ना, तो अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, उस अरावली पहाड़ियों को काट कर के हटाने का काम सोच रही है गवर्नमेंट, जिस पे बहुत ज़्यादा बवाल भी चल रहा है। कोर्ट का आदेश है इसको हटा कर के इसको समतल भूमि बनाया जाए, जो कृषि योग्य हो या जो भी उसपे व्यापार या जो भी उद्योग बसाए जा सके। अगला पॉइंट है देखते हैं इसको कि अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, वो किन 2 स्थानों के बीच दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व दिशा में फैली हुई है। तो ये आपका गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। कहाँ? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैली हुई है। और मैं आपको बता दूँ लगभग कितना है ये अनुमानतः 800 किलोमीटर के आसपास तक ये फैली हुई है।
148 148 अरावली जो पहाड़ी के पश्चिम के किनारे पर कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो ये जो मरुस्थल स्थित है वो थार का मरुस्थल स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 149 कह रहा है कि जो थार का मरुस्थल वो कैसा मैदान है? तो थार का मरुस्थल बालू के डिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। क्या है ये? जो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। क्लियर है? वहीं बात करेंगे हम अगला पॉइंट 149 हो गया। 150 थार के जो मरुस्थल कितने वर्ष प्रति वर्ष कितने मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस यहाँ पर? तो लगभग 150 से भी कम बारिश होती है। वहीं बात करेंगे हम कि थार के मरुस्थल में कौन-सी ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद से वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। तो ये देखने को मिलती है थोड़ा-सा जब वर्षा ऋतु आती है तब। अगला पॉइंट हम बात करेंगे 151 के बाद 152 कि जो थार का मरुस्थल है वो एकमात्र सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो यहाँ पर एक लूनी नदी होती है, वो इस मरुस्थल का सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है ना? लूनी नदी, ठीक है? यहाँ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है, जो अरावली से निकलती है और अरावली से निकलने के बाद से अरावली से निकलती है ये और कच्छ के रण में जाकर के कच्छ के रण में जाकर के ये विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 153 नंबर कह रहा है कि बरकान किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बरकान क्या होता है? एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है ये। अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ये मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार मतलब जिसको क्रिसेंटिक सेप्ट नाम देते हैं, वो है। अगला पॉइंट लंबवत लंबवत जिसको लॉन्गिट्यूडिनल टीले बोलते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जबकि जो बरकान का विस्तार वो कैसा होता है? बरकान का विस्तार कैसा होता है? ये बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है। ऑप्शन नंबर हम कौन-सा है? नहीं, ये नहीं है इसका। हाँ, सही है। बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं 155 नंबर। 155 नंबर क्या कह रहा है कि तटीय मैदान कह रहा है कि जो तटीय मैदान है वो किसका विस्तार है? ये प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर एक संकीर्ण तटीय पट्टियों का क्या है ये? विस्तार है। 156 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 156 नंबर कह रहा है कि तटीय मैदान किन 2 जल निकायों तक विस्तृत है? किन 2? तो पश्चिम की बात करेंगे हम यहाँ पर, उत्तर की तो बात ही नहीं है। तो ये है आपका हाँ, दे भी दिया है कि पश्चिम में अरब सागर से लेकर के और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब आगे आता है हम 157 कह रहा है कि पश्चिमी तट किनके बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है? तो ये है आपकी पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में। बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर के बीच में पूर्वी क्षेत्र आपकी बंगाल की खाड़ी मानी जाएगी। अगला पॉइंट है पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है कितने भागों में? देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो कौन-सा है? पश्चिमी भागों को 2 मतलब सॉरी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो 3 हैं वो कौन-कौन से हैं? पहला है कोंकण तट, दूसरा है कन्नड़ तट और तीसरा है मालाबार तट। ठीक है ना? कोंकण तट आपका उत्तरी भाग है, वहीं कन्नड़ तट आपका मध्य भाग है और मालाबार तट आपका दक्षिणी भाग है। 3 आपके पश्चिमी तटीय मैदान आपके विभाजित हैं इन 3 पार्ट में। कह रहा है कि पश्चिमी तट के जो उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया। उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कोंकण तट कोंकण तट क्या होता है? जो मुंबई और गोवा वाला पार्ट है, वो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला पॉइंट है आपका जो पश्चिमी तट का जो मध्य भाग है, मध्य भाग को हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, कन्नड़ मैदान। ये आपका जो ऑप्शन है कन्नड़ तट, वो सही है। जो आपका कन्नड़ तट होता है, कन्नड़ तट आपका कौन-सा है? पश्चिमी तट का एक मध्य भाग है ये, ठीक है ना? अगला पॉइंट 160 के बाद से 161 नंबर कह रहा कि पश्चिमी तट के जो दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं?
तो दक्षिणी भाग को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मालाबार तट दक्षिणी पार्ट का केरल का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। 162 नंबर की तरफ कि जो बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ विस्तृत मैदान है, वो कैसा है? ये विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। वहीं बात करेंगे 163 की, जो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इनको किस नाम से जाना जाएगा? इनको जाना जाएगा उत्तरी सरकार के नाम से। किस सरकार के नाम से? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट है आपका पूर्वी तटीय मैदान के जो दक्षिणी भाग हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं हम कोरोमंडल तट के नाम से। जो पूर्वी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है, जो तमिलनाडु तट को हम कोरोमंडल तट, इसको हम तमिलनाडु तट का नाम भी देते हैं। तमिलनाडु तट, ठीक है ना? अगला पॉइंट 165 नंबर है। 165 नंबर है कि पूर्वी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करने वाली जो बड़ी नदियां हैं वो कौन सी हैं? बड़ी नदियां जो हैं वो आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। अगला पॉइंट हम बात करेंगे 166 नंबर 166 कह रहा है कि चिल्का नदी पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यह किस प्रकार की झील है? चिल्का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चिल्का कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील, पहली बात। ये चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये एक प्रकार की लैगून झील का उदाहरण है। जो चिल्का झील है ये लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है ना? बात करेंगे अगले क्वेश्चन में कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। 168 नंबर, जो चिल्का झील उड़ीसा में किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो ये महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी। 169 नंबर हम देखते हैं। 169 नंबर कह रहा है भारत में कुल कितने द्वीप समूहों का विस्तार है? भारत में कुल 2 द्वीप समूहों का विस्तार है, जिसको हम बोलते हैं, पहला है आपका लक्षद्वीप, जो आपके अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर में, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं दोनों पार्ट? समझ में आया? कुल कितने द्वीप समूह का विस्तार है? 2। लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान बंगाल की खाड़ी में। 170 नंबर कह रहा है कि लक्षद्वीप को स्थिति केरल के किस तट पर स्थित है? लक्षद्वीप की जो स्थिति है वो केरल के किस तट पर स्थित है? तो केरल के मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है, केरल के मालाबार तट पर स्थित है। अब आते हैं हम 171 नंबर की तरफ। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किससे बना हुआ है? तो ये आपके जो छोटे छोटे प्रवाल द्वीप होते हैं, जिसको हम कोरल रीफ का नाम देते हैं, उससे बना हुआ है। छोटे छोटे प्रवाल द्वीप, जिसको हम उसी से बना हुआ है ये लक्षद्वीप। कह रहा है कि लक्षद्वीप को पहले किन नामों से जाना जाता था? तो लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यानी इसका जो नॉमिनेट किया गया है वो 1973 के आसपास इसका नाम दिया गया। अगला पॉइंट है 173 नंबर कि लक्षद्वीप का नाम किस वर्ष में रखा गया है? 1973 में। 174 नंबर, लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 175 नंबर, लक्षद्वीप का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय की बात करेंगे, मिनिकॉय नहीं, एमीन द्वीप नहीं, इसकी जो होना चाहिए वो कावारत्ती होना चाहिए। कावारत्ती जो भी ऑप्शन होगा, अब डी बचा हुआ है, तो वो जो ऑप्शन होगा वो कावारत्ती होगा। ठीक है ना? हाँ, कावारत्ती इसका देख लीजिए सही आंसर है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। 176 नंबर, लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन वहां एक पक्षी अभयारण्य है? वो कौन सा है? उसका नाम है पिटली द्वीप।
पिटली द्वीप में किसी भी मनुष्य का निवास स्थान नहीं है। यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका सही स्थित है। 177 नंबर है कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों के श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? इसका नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं इसको? इसको जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। 178 नंबर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। 179 नंबर, यह माना जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका शिखर है? किसका शिखर है? तो ये जो शिखर है आपका, ये है निमज्जित पर्वत श्रेणी, उसका ये शिखर का हिस्सा है। चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र में डूबी हुई यानी सबमर्ज पर्वत श्रेणियों के उभरे हुए भाग है। यह अराकान योमा पर्वत का एक दक्षिणी विस्तार है। ठीक है। 179 के बाद से 180 की बात करेंगे हम। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश की किस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश है? ये जो सबसे महत्वपूर्ण देश है, वो आपका जो सही आंसर है, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है सुरक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी। 180 के बाद से 181 की बात करेंगे हम। 181 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विस्तृत विषुवत के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु होनी चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस विशेषता के कारण घने जंगलों से आच्छादित है? ये विषुवतीय जलवायु के कारण। अगला पॉइंट है आपका 183 नंबर, कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? ये है बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ? बैरन द्वीप पर स्थित है। और ये बैरन द्वीप जो कि अंडमान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? ये अंडमान का हिस्सा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि प्रवाल पॉलिप्स कोरल पॉलिप्स कैसे प्राणी होते हैं? क्या ये लंबे समय तक जीवित रहने वाले ये प्राणी होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही कम समय तक जीवित होने वाले प्राणी होते हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी है कि बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और जो समूह में रहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रवालों का विकास किन परिस्थितियों में होता है? प्रवालों का जो विस्तार होता है वो किन परिस्थिति में होगा? ये जो परिस्थिति होगी वो छिछले और गर्म जल में होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि जो प्रवाल विकसित होने के लिए उनको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने चाहिए और वहां पर स्वच्छ और गर्म जल की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही गहराई और या तो बोल सकते हैं बहुत ही ठंडे पानी में जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है ना? ये बात को आपको जानकारी रखिए। प्रवाल किसका स्राव करते हैं? तो ये स्राव करते हैं सोडियम का नहीं, कार्बन का नहीं, सिलिकॉन का नहीं, करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। अगला पॉइंट 187 नंबर। 187 नंबर की बात करते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन कि जो प्रवाल है, प्रवाल स्राव प्रवाल अस्थियां टोले के रूप में निक्षेपित होकर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के। पहला प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल और प्रवाल वलय द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक अच्छा उदाहरण है किसका? यही प्रवाल भित्ति का। ठीक है ना? प्रवाल वलय द्वीप का कि प्रवाल, देखिए दोनों सारे ऑप्शन सिमिलर। ये बैरियर रीफ का है। किसका? यानी प्रवाल रोधिका का हिस्सा है। ठीक है ना? जो कि जो तट से दूर है और एक प्रकार का वहां पर बैरियर मतलब अवरोध का काम करता है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट हम देखते हैं। यह क्यों स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न भू-आकृतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं? क्योंकि वे सभी केवल कृषि का समर्थन करते हैं। बी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, नहीं, ये होना चाहिए आपका, ये गलत है। क्योंकि ये देश को प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 190, उत्तरी पर्वत किस चीज के प्रमुख स्रोत हैं? तो उत्तरी पर्वत किस चीज के प्रमुख स्रोत हैं? जल और वनों के। 191 नंबर,
कह रहा है कि उत्तरी मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी मैदानों को हम जानते हैं देश का अन्न भंडार के नाम से, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, यहाँ पे फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। कह रहा है कि किस भू आकृति विभाग ने प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार दिया था? तो ये दिया था उत्तरी मैदान के प्राचीन सभ्यताओं के इसके विकास का आधार दिया कि यहीं से विकास यहीं पे है। यहीं से पूरा का पूरा ये जो भारत देश है, जो आपकी भू आकृतिक इसका विभाग है, ये इसी पे टिका हुआ है। 193 नंबर 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दें कि किस भू आकृतिक विभाग को खनिजों का भंडार कहा जाता है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई थी? वो है आपका कौन-सा? पठारी भाग। कौन-सा होगा? पठारी भाग। यह प्रायद्वीपीय पठार जो है, बोला ना कि खनिजों का भंडार, देश के औद्योगिक में भी इनको भूमिका निभाई थी, ये है पठारी भाग। पॉइंट है आपका कि तटीय क्षेत्र किस प्रकार की क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान रखते हैं? तो ये रखते हैं आपके मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों का। अगला पॉइंट है कि जो देश के विविध जो भौतिक आकृतियां हैं भविष्य में क्या प्रदान करती हैं? ये प्रदान करती हैं विकास की अनेक संभावनाएं, ये प्रदान करती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ये देखिए, ये जो आपके अभ्यास वाले प्रश्न हैं, ये एक्सरसाइज वाले प्रश्न हैं, यहाँ पे लिखे हैं मैंने अभ्यास प्रश्न। उस अभ्यास वाले प्रश्नों को भी हमने इसमें अलंकृत किया है। ध्यान दें, ये है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा होता है। किसका होता है? ये भूमि का टुकड़ा होता है, टुकड़ा जो तीन ओर से, तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है और बीच में ये टीला होता है एक प्रकार का। यानी जैसे भारत का जो दक्षिणी भाग है उसको हम बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है 197। 197 है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का जो संयुक्त नाम है, उस पर्वतों का संयुक्त नाम बोलते हैं हम पूर्वांचल। क्या नाम देते हैं इसका हम? पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 97 के बाद 98 नंबर है, कह रहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? आपने पढ़ के भी आया है। इसको बोलते हैं कन्नड़ का तट। क्या बोलते हैं इसको हम? कन्नड़ का तट बोलते हैं, जो मुंबई से गोवा तक है। मुंबई से गोवा तक, ठीक है ना? मुंबई से गोवा तक। और इसी को हम उत्तरी उत्तरी भाग बोलते हैं। सॉरी, ये गलत बोल दिया मैंने। ये है आपका गोवा से मंगलौर तक, गोवा से मंगलौर तक है, ठीक है? और इसको हम मध्य भाग का नाम देते हैं। गोवा से मंगलौर तक के भाग को मध्य भाग और इसी को कन्नड़ तट का नाम देते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट, कोंकण तट तो आपका कोंकण तट में बता रहा था, मुंबई से गोवा तक का। अगला पॉइंट है पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर, अभी पढ़ के आए थे आप। पश्चिमी घाट का क्या था? नाईमुड़ी। और वहीं पे पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है, जो 1500 मीटर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, इसकी ऊंचाई है। कह रहा है कि भारत का मुख्य स्थल भाग कैसा है? जैसा कि द्वीप के पाठ्यांश में उल्लिखित किया गया है, ये अत्यधिक विशाल है। कैसा है? अत्यधिक विशाल है। वहीं बात करेंगे हम 201 का। 201 नंबर क्वेश्चन है कि जो प्रवाल, कह रहा है कि जो प्रवाल पॉलिप्स है उसके विकास के लिए जल कैसा होना चाहिए? तो देखिए, मैंने बोला कि वो ठंडा में बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और काफी जल ज्यादा गहराई में होगा वहां पर भी नहीं, यानी छिछला और गर्म होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। 201 के बाद से 202 लास्ट हम चल रहे हैं इसमें। प्रवाल स्त्राव और प्रवाल अस्थियां टोले के रूप में निक्षेपित होती है, जो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ये है प्रवाल वलय द्वीप, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। यह तथ्य किस बात को दर्शाता है? इस बात को दर्शाता है कि इसका विस्तार बहुत अधिक राज्यों में हुआ है। ठीक है। 204 नंबर की बात करें हम, कह रहा है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया गया है। इसके विभाजन के आधार पर हम बात करें, ये विभाजन किसके आधार पर किए गए हैं? ये विभाजन भू आकृतिक भिन्नता मतलब उच्चावच के आधार पर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है आपका
कि भावर की जो पट्टी है उनमें सरिताओं में विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? कारण ये है कि जो नदियों के द्वारा लाई गई गुटिकाएँ होती हैं, ग्रेवल जो छोटे-छोटे कंकड़-पत्थर होते हैं, उनका निक्षेपण, इसी का मुख्य कारण है इनके सरिताओं के विलुप्त, क्योंकि उसी में क्या होती हैं, नदियाँ धीरे-धीरे सरिताओं मतलब होता है कि सरिता का मतलब होता है छोटे-छोटे धारा के रूप में उस पर्वतीय कंकड़ीली पत्थरी इलाका में चली जाती हैं और आपको दिख नहीं पाती हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट खत्म है। अब हम आएँगे आपको चैप्टर नंबर अगले चैप्टर की तरफ लेकर के, चैप्टर नंबर 3 अगली क्लास में होगी, ठीक है?